तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। आज हम भूगोल की मतलब ज्योग्राफी की बिल्कुल बुनियादी बातों पर वापस जा रहे हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि भूगोल शब्द का असली मतलब क्या है और हमारा ग्रह पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे काम करता है। हमारे पास जो स्रोत है वो एक तरह से द फाउंडेशंस ऑफ ग्लोबल ज्योग्राफी एंड प्लानिटरी मोशन नाम की टेक्स्ट बुक के हिस्से हैं, तो हम इसी में से खास बातें निकालने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि एक मजबूत नींव बनाना है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये सब बातें मायने क्यों रखती हैं, पृथ्वी के आकार से लेकर मौसम क्यों बदलते हैं। जब ये सब बातें समझ आ जाएंगी तो भूगोल के बाकी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स अपने आप आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। स्रोत बताते हैं कि ज्योग्राफी 2 ग्रीक शब्दों से बना है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, पृथ्वी का वर्णन। हाँ। लेकिन आज के जमाने में इसका मतलब सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम लिखने से तो कहीं ज्यादा होगा, है ना? बिल्कुल। वो तो भूगोल की क्या कहते हैं, एकदम शुरुआत थी। आज का भूगोल एक जासूस की तरह है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या है, बल्कि ये पूछता है क्यों है और इसका असर क्या है। आधुनिक भूगोल 3 मुख्य सवालों के इर्द-गिर्द घूमता है। कोई चीज कहाँ है, वो वहीं पर क्यों है, और वो अपने आसपास की दूसरी चीजों के साथ कैसे जुड़ी हुई है। अच्छा, तो ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका में है, बल्कि ये भी समझना है कि उसका बहाव वैसा ही क्यों है, उसके आसपास घने जंगल क्यों हैं। बिल्कुल। और उन जंगलों में रहने वाले लोगों का जीवन उस नदी पर कैसे निर्भर करता है। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, इसे सभी विज्ञानों की जननी यानी मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा गया है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? सुनने में लगता है, लेकिन इसके पीछे एक तर्क है। सोचिए, इतिहास तब तक अधूरा है जब तक आप ये ना समझें कि लड़ाइयाँ खास भौगोलिक जगहों पर ही क्यों लड़ी गईं। हाँ, ये तो है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी तब तक अधूरा है जब तक आप ये ना समझें कि कुछ जानवर और पौधे खास तरह के मौसम में ही क्यों पाए जाते हैं। अर्थशास्त्र अधूरा है अगर आप ये ना जानें कि बंदरगाह वाले शहर ज्यादा अमीर क्यों होते हैं। भूगोल इन सबको एक मंच देता है, एक कहाँ का संदर्भ देता है ना? समझ गए। ये सबको एक धागे में पिरोता है। स्रोत में 2 बड़े भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, स्थानिक विश्लेषण यानी स्पेशल एनालिसिस हाँ। और मानव पर्यावरण संबंध ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। इन्हें जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। स्थानिक विश्लेषण सुनने में मुश्किल लगता है, पर हम सब ये रोज करते हैं। जब आप जोमेटो या स्विगी पर देखते हैं कि आपके इलाके में 10 मिनट में डिलीवरी देने वाले 5 रेस्टोरेंट क्यों हैं, लेकिन आपके दोस्त के इलाके में एक भी नहीं, तो आप अनजाने में स्थानिक विश्लेषण कर रहे हैं। अच्छा। नदियों के किनारे क्यों बसते हैं, भूकंप कुछ खास इलाकों में ही क्यों आते हैं। वाह, ये जोमेटो वाला उदाहरण तो कमाल का है। और दूसरा वाला मानव पर्यावरण संबंध? ये तो आज के समय में सबसे जरूरी है। ये एक मतलब 2 तरफा रास्ता है। पहला, प्रकृति हमें कैसे प्रभावित करती है, जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोगों का खान पान और पहनावा मैदानी लोगों से अलग होता है। सही है। ये हुआ प्रकृति का असर। दूसरा, हम इंसान प्रकृति को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे हमने नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा की, लेकिन इससे नदी का प्राकृतिक बहाव रुक गया और जलीय जीवन पर असर पड़ा। प्रदूषण, जंगल काटना, ये सब इसी का हिस्सा है। ठीक है, तब मुझे भूगोल का एक बड़ा कैनवस दिख रहा है। अब स्रोतों में एक बहुत ही शानदार तरीका बताया गया है भूगोल को समझने का। इसे 3 हिस्सों में तोड़ा गया है और एक नाटक की तरह समझाया गया है। मंच, कलाकार और क्रिया, द स्टेज, द एक्टर्स एंड द एक्शन। मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया। हाँ, ये सादृश्य एक बहुत जटिल विषय को सरल और यादगार बना देता है। चलिए नाटक के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल, जिसे स्रोत मंच कहता है। ये वो दुनिया है जैसी वो इंसानों के बिना होती। ये पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट और प्रक्रियाएं हैं। मतलब दुनिया का वो ढांचा जिस पर सारा खेल होना है, लेकिन ये मंच बना किस चीज से है? इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर छुट्टी मनाने गई हैं। जिस जमीन पर आप खड़ी हैं, वो पत्थर, वो मिट्टी, वो पहाड़, ये है स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। ओके। जो ठंडी हवा आप सांस में ले रही हैं, ऊपर जो बादल हैं, जो मौसम है, वो है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। नीचे घाटी में जो नदी बह रही है या दूर जो झील दिख रही है, वो है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। और आपकी चारों तरफ जो देवदार के पेड़ हैं, जो पक्षी चहचहा रहे हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं जैवमंडल, बायोस्फीयर। भौतिक भूगोल इन्हीं चारों को एक साथ पढ़ता है कि ये मंच कैसे काम करता है। ये तो बहुत अच्छे से समझ आया। तो मंच तैयार है, अब इस पर कलाकार आएंगे। तो कलाकार कौन है? कलाकार हैं हम सब, इंसान। दूसरा स्तंभ है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इस बात का अध्ययन है कि हम यानी इंसान इस मंच पर कैसे रहते हैं, कैसे फैले हुए हैं और इसे कैसे व्यवस्थित करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में, दुनिया में कहाँ कितने लोग रहते हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, लोग गांव से शहरों की ओर क्यों जा रहे हैं। और हमारी संस्कृति भी तो इसी का हिस्सा होगी, जैसे हमारी भाषाएं, हमारे धर्म, हमारा रहन सहन। स्रोत में एक शब्द है स्पेशियल डिफ्यूजन, जिसका मतलब शायद यही है कि कैसे कोई विचार या फैशन एक जगह से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल जाता है। बिल्कुल। जैसे आजकल के के पॉप का क्रेज। बिल्कुल सही पकड़ा। और सिर्फ विचार ही नहीं, हम इंसानों ने इस मंच पर लकीरें भी खींच दी हैं। देशों की सीमाएं, राज्यों की सीमाएं, ये सब मानव भूगोल का हिस्सा है। ये सब मिलकर कलाकार की कहानी बताते हैं। ठीक है, तो मंच यानी प्रकृति तैयार है और कलाकार यानी इंसान उस पर आ गए हैं। तो फिर क्रिया या एक्शन क्या है? क्या ये इंसानों के आपसी व्यवहार जैसे युद्ध या राजनीति के बारे में है या कुछ और? आपका सवाल बहुत अच्छा है। क्रिया का मतलब है वो सब कुछ जो ये कलाकार अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। और यही हमारा तीसरा स्तंभ आता है, आर्थिक भूगोल।
ये इस बात पर केंद्रित है कि लोग अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं और इस मंच पर मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मतलब पैसा कैसे कमाते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। हाँ, स्रोत इसे 3-4 मुख्य क्षेत्रों में बांटता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हम सीधे प्रकृति से चीजें लेते हैं, जैसे खेती करना, खान से कोयला निकालना या समुद्र से मछली पकड़ना। अच्छा। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसमें हम उस कच्चे माल को कारखानों में ले जाकर कुछ नया बनाते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना या लौह अयस्क से स्टील बनाना। और तीसरा जरूर सेवाएं होगा, जैसे बैंक, दुकानें और आजकल आईटी कंपनियां। बिल्कुल, उसे तृतीयक और चतुर्थक क्षेत्र कहते हैं। इसमें परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक सब कुछ आता है। आर्थिक भूगोल ये भी देखता है कि तेल, सोना, यूरेनियम जैसे कीमती संसाधन कहाँ हैं और कैसे उन पर कब्जे के लिए देशों में होड़ मची रहती है। तो मंच, कलाकार और क्रिया, ये तीनों मिलकर भूगोल की पूरी कहानी बनाते हैं। ये एनोलॉजी तो बेहतरीन है, लेकिन क्या इससे चीजें जरूरत से ज्यादा सरल नहीं हो जाती? असल दुनिया में तो मंच, कलाकार और क्रिया सब एक दूसरे में इतने घुले मिले हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। आपने बहुत गहरी बात कही और यही इसका अगला स्तर है। शुरुआत में इन्हें अलग अलग समझना जरूरी है, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप इनके बीच के रिश्ते को देखते हैं। मंच कलाकारों को प्रभावित करता है, जहां अच्छी मिट्टी और पानी है वहां खेती होती है, और कलाकार अपनी क्रियाओं से मंच को बदल देते हैं। हमने जंगल काटकर शहर बना दिए, मंच ही बदल दिया। सही है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब चलिए इस मंच पर ही थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, यानी हमारे ग्रह पृथ्वी पर। मुझे याद है स्कूल में हम सब पृथ्वी का चित्र एक परफेक्ट नीली गेंद की तरह बनाते थे, लेकिन स्रोत कहता है कि ये सच नहीं है। इसका असली आकार जॉइड कहलाता है। जॉइड का क्या मतलब है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। पृथ्वी एक आदर्श गोला नहीं है। सोचिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। इस तेज घुमाव के कारण एक केंद्रासारक बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है, जैसा कि झूले पर घूमने से हमें बाहर की तरफ खिंचाव महसूस होता है। और घूमते हुए चाक पर गीली मिट्टी को आकार देता है, कुछ वैसा। क्या बेहतरीन सादृश्य है, बिल्कुल वैसा ही। ये बल भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी बीच में से यानी अपनी कमर पर थोड़ी उभरी हुई है। ओके। और ऊपर नीचे से यानी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसीलिए इसका तकनीकी नाम ओब्लेट स्फेरॉइड है। ये एक संतरे की तरह है जो ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा हुआ होता है। तो ये थोड़ी दबी हुई है, ये जानना मजेदार है। और इसके आकार की बात करें तो इसका लगभग 71% हिस्सा पानी से और सिर्फ 29% हिस्सा भूमि से ढका है। ये आंकड़ा हमेशा मुझे चौंकाता है कि हम कितनी कम जमीन पर रहते हैं और उसी के लिए इतना लड़ते हैं। और ये ग्रह कभी शांत नहीं बैठता, ये लगातार हिल रहा है। इसकी 2 मुख्य गतियां हैं जो हमारे समय और मौसम को तय करती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। इन्हीं 2 गतियों में हमारी जिंदगी का पूरा कैलेंडर और मौसम का चक्र छिपा है। ठीक है, तो पृथ्वी एक स्थिर मंच नहीं है, ये लगातार हिल रही है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। इस घूमने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं और इसमें ऐसा क्या खास है जो हमें जानना चाहिए? इसे घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं, यानी पृथ्वी का अपनी धुरी एक काल्पनिक डंडे पर लट्टू की तरह घूमना। स्रोत बताता है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए हमें सूरज पूर्व से उगता हुआ दिखता है। इसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। सटीक कहें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा और सीधा असर है दिन और रात का चक्र। ये तो सीधी बात है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर घूर्णन से सिर्फ दिन और रात होते हैं तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं? मतलब दिल्ली में जून में चिलचिलाती गर्मी और दिसंबर में जमा देने वाली ठंड क्यों पड़ती है? इसका जवाब क्या पृथ्वी की दूसरी गति में है? बिल्कुल, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। ये है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अपनी एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाना। इसे पूरा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं, जिसे हम 1 साल कहते हैं। और वो जो अतिरिक्त 6 घंटे हैं वही 4 साल में जुड़कर 24 घंटे यानी 1 दिन बन जाते हैं, और हम उसे लीप वर्ष में 29 फरवरी के रूप में जोड़ देते हैं। सही। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब पृथ्वी सूरज के पास होती है तो गर्मी होती है और जब दूर होती है तो सर्दी। क्या ये सच है? ये भूगोल का सबसे बड़ा मिथक है। सच तो यह है कि पृथ्वी की कक्षा थोड़ी अंडाकार है और जनवरी में पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। जनवरी में? हाँ, जनवरी में। और जुलाई में सबसे दूर। अगर ये दूरी वाली बात सच होती तो जनवरी में पूरी दुनिया में गर्मी होनी चाहिए थी। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में तो उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो फिर असली वजह क्या है? यहाँ पर स्रोत की सबसे जरूरी बात आती है। मौसम बदलने का असली कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर सीधा खड़ा न होकर 23.5 डिग्री झुका होना है। ये मामूली सा झुकाव ही सब कुछ बदल देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़िया। वो 23.5 डिग्री का झुकाव ही असली हीरो है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके हाथ में एक टॉर्च है जो सूरज है। अगर आप टॉर्च की रोशनी एक दीवार पे सीधी मारेंगे तो एक छोटे से हिस्से में बहुत तेज रोशनी होगी, यानी ज्यादा गर्मी। लेकिन अगर आप टॉर्च को तिरछा करके रोशनी मारेंगे तो वही रोशनी एक बड़े हिस्से में फैल जाएगी और उसकी गर्मी कम हो जाएगी। अच्छा, तो जब हमारी पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो उसे सीधी यानी टॉर्च की सीधी रोशनी जैसी किरणें मिलती हैं और वहां गर्मी होती है। एकदम सही। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही होती है तो साल के कुछ महीनों में, जैसे जून में, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की ओर झुका होता है।
तब सूर्य की किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं, दिन लंबे होते हैं और वहां गर्मी का मौसम होता है। और उसी समय दक्षिण में सर्दी होगी। हाँ, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है, वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, दिन छोटे होते हैं और वहां सर्दी होती है। और फिर 6 महीने बाद दिसंबर में जब पृथ्वी घूमकर कक्षा के दूसरी तरफ पहुंचती है तो कहानी पलट जाती है। उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुक जाता है जिससे वहां सर्दी होती है, और दक्षिणी गोलार्ध सूरज की ओर झुक जाता है जिससे वहां गर्मी होती है। इसका मतलब ये है कि गर्मी और सर्दी का पृथ्वी के सूरज से करीब या दूर होने से कोई लेना देना नहीं है। सब कुछ ऐसे एक मामूली से झुकाव का खेल है। बिल्कुल। और वसंत और पतझड़ के मौसम यानी मार्च और सितंबर में तब आते हैं जब पृथ्वी अपनी कक्षा में उन बिंदुओं पर होती है जहां कोई भी गोलार्ध सीधे सूरज की ओर या उससे दूर नहीं झुका होता। तब दोनों गोलार्धों को लगभग बराबर रोशनी मिलती है। ये सब कुछ उस एक 23.5 डिग्री के झुकाव का नतीजा है। अगर ये झुकाव ना होता तो पृथ्वी पर मौसम भी ना होते। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा समय मतलब दिन और साल और हमारी जलवायु यानी मौसम का पूरा अनुभव इन दो सरल लगातार गतियों और हमारे ग्रह के मामूली से झुकाव पर टिका है। ये कितनी साधारण और फिर भी कितनी प्रभावशाली व्यवस्था है। अच्छा, तो अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो पृथ्वी के ऑपरेटिंग मैनुअल जैसे हैं। इसमें कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम जानते हैं, पर शायद पूरी तरह नहीं। जैसे ग्लोब पर बनी ये आड़ी तिरछी लाइनें सिर्फ डिजाइन है या इनका कोई गहरा मतलब? हम सब जानते हैं कि न्यूयॉर्क में दिन होता है तो दिल्ली में रात, पर यह समय का पूरा गणित काम कैसे करता है? और सबसे बड़ा सवाल, गर्मी और सर्दी का मौसम आखिर आता जाता क्यों है? आज हम इसी मैनुअल को पन्ने दर पन्ने खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। हम शुरुआत करेंगे इसके एड्रेस सिस्टम से, यानी अक्षांश और देशांतर जो हमें बताते हैं कि कोई जगह कहाँ है। फिर हम इसके टाइम कीपिंग सिस्टम को समझेंगे और आखिर में उस इंजन की बात करेंगे जो इस पूरी मशीन को चलाता है, यानी पृथ्वी की गतियां जो हमारे दिन, रात और मौसम तय करती हैं। कमाल है, एक ऑपरेटिंग मैनुअल जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी पढ़ते हैं। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से यानी पृथ्वी के इस एड्रेस सिस्टम, इस ग्रिड को खोलते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं के जाल को ग्रेटिक्यूल कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और इस जाल में दो तरह के धागे हैं। पहले हैं अक्षांश या लैटिट्यूड। इन दस्तावेजों में एक अच्छी उपमा दी गई है। इन्हें लैडर यानी सीढ़ी के डंडों की तरह सोचें, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं और आपको ग्लोब पर ऊपर या नीचे ले जाते हैं। और हर सीढ़ी का एक शुरुआती पॉइंट होता है। यहाँ वो पॉइंट भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर है। सही। इक्वेटर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखाओं की सबसे खास बात यह है कि वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं, बिल्कुल ट्रेन की पटरियों की तरह, जो कभी मिलती नहीं है। इसीलिए हर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग हमेशा एक जैसी यानी 111 किलोमीटर के आसपास रहती है, चाहे आप कहीं भी हों। और कुछ खास डंडे भी हैं इस सीढ़ी पर, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, है ना? और फिर आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर। अब आते हैं दूसरे धागों पर, लंबी वाली लाइनें, देशांतर या लॉन्गिट्यूड। देशांतर रेखाएं, जिन्हें मेरिडियन भी कहते हैं, ये लंबी होती हैं क्योंकि वे एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। इन्हें संतरे की फांकों की तरह कल्पना कर सकते हैं, जो ऊपर और नीचे एक बिंदु पर मिलती हैं। इनका शुरुआती पॉइंट यानी 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली प्राइम मेरिडियन है। मुझे हमेशा ये सवाल आता था कि ग्रीनविच ही क्यों? मतलब वहां कुछ खास है क्या? एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इसका जवाब विज्ञान से ज्यादा इतिहास और राजनीति में है। 18वीं और 19वीं सदी में जब समुद्री जहाज दुनिया भर में जा रहे थे, तब देशांतर का पता लगाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। अक्षांश तो तारों को देखकर पता चल जाता था, पर देशांतर के लिए सटीक समय की जरूरत थी। उस समय ब्रिटिश नौसेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली थी और उनके खगोलवेदों ने ग्रीनविच में सबसे सटीक घड़ियां और चार्ट बनाए। तो 1884 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्रीनविच को ही सर्वसम्मति से 0 डिग्री मान लिया गया। ये एक तरह से उस समय के वैश्विक शक्ति संतुलन को भी दिखाता है। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि इतिहास का एक निशान है। और क्योंकि ये रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं, तो इनके बीच की दूरी बदलती रहती होगी। एकदम सही। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, लगभग 111 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यह दूरी कम होती जाती है और ध्रुव पर 0 हो जाती है। तो ये ग्रिड हमें बताता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन आपने समय का जिक्र किया, और यहीं से चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि देशांतर का सीधा संबंध समय से है। बिल्कुल। यही से हम मैनुअल के अगले चैप्टर यानी टाइम कीपिंग पर आते हैं। इसका गणित बहुत सरल और सुंदर है। पृथ्वी एक 360 डिग्री का गोला है और उसे एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 24 घंटे। 24 घंटे, सही। मतलब अगर 360 को 24 से भाग दें तो 15 आता है। तो क्या इसका मतलब है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है? आपने पकड़ लिया। और अगर इसे और छोटा करें तो हर 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है। इसी गणित के आधार पर दुनिया को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, जहां हर जोन मोटे तौर पर 15 डिग्री देशांतर का होता है। और नियम यह है, ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर हर 15 डिग्री पर 1 घंटा जुड़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर 1 घंटा घटता है। और भारत का मानक समय यानी IST इसी से निकला है।
यहाँ के दस्तावेज बताते हैं कि हमारा मानक मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो अगर 82.5 को 4 मिनट से गुणा करें तो 330 मिनट आते हैं, यानी ठीक 5.5 घंटे। अब समझ आया कि हम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे क्यों हैं? जी, और कई बड़े देश जैसे अमेरिका या रूस एक से ज्यादा टाइम जोन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा देशांतरों में फैले हुए हैं। लेकिन समय की इस कहानी में सबसे अजीब और हैरान करने वाला किरदार है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। ये वो जगह है जहां तारीख बदल जाती है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला कॉन्सेप्ट तो है। ये रेखा मोटे तौर पर 180 डिग्री देशांतर पर है, जो प्राइम मेरिडियन के ठीक दूसरी तरफ है। ये 2 कैलेंडर दिनों के बीच की सीमा है। अब यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि अगर कोई इसे पार करता है तो क्या होता है। मान लीजिए आप जापान से अमेरिका जा रहे हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मुझे एक दिन का फायदा होगा। मतलब अगर मैं मंगलवार को उड़ान भरूं तो अमेरिका पहुंचने पर मुझे फिर से मंगलवार ही मिलेगा। बिल्कुल, आप एक ही तारीख को दोबारा जीती हैं। इसे कहते हैं एक दिन का लाभ। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप अमेरिका से जापान जा रही हैं, यानी पूर्व से पश्चिम, तो आप एक दिन खो देती हैं। आप मंगलवार को निकलेंगी और जापान में सीधे बुधवार को पहुंचेंगी। आपका मंगलवार कैलेंडर से गायब हो जाएगा। ये तो कमाल है। लेकिन इन नक्शों में ये लाइन एकदम सीधी नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्या समुद्र के नीचे कोई पहाड़ है या कोई और वजह? ये एक बहुत आम सवाल है और इसका जवाब भूगोल से ज्यादा इंसानी सहूलियत में छिपा है। अगर ये लाइन सीधी होती तो ये कई द्वीप समूहों जैसे फिजी या किरबाती को बीच से काट देती। तब एक ही देश के कुछ द्वीपों पर मंगलवार होता और कुछ पर बुधवार। ओहो, सोचिए कितनी गड़बड़ होती। हाँ, एक ही देश में कोई ईमेल भेजे तो वो एक दिन बाद या एक दिन पहले पहुंचे। इसी प्रशासनिक दुविधा से बचने के लिए लाइन को इन देशों के चारों ओर से घुमा दिया गया है। ये सब समझना कि दुनिया में कहाँ क्या है और समय कैसे काम करता है बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये सब एक स्थिर ग्रह पर तो हो नहीं रहा। पृथ्वी तो घूम रही है, चक्कर लगा रही है। अब मैनुअल के उस हिस्से पर आते हैं जो इस मशीन के इंजन के बारे में है। उस गति का इस पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ता है? पृथ्वी की 2 मुख्य गतियां हैं। पहली है घूर्णन, यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमना, जिसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं। यही हमारे दिन और रात का कारण है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प अवधारणा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित यानी दिन वाले हिस्से को अंधेरे यानी रात वाले हिस्से से अलग करती है। और इसी घूमने का एक और नतीजा है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, कोरियोलिस इफेक्ट। ये कहता है कि हवाएं और समुद्री धाराएं सीधी नहीं चलती, मुड़ जाती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? कोई चीज सीधी क्यों नहीं चल सकती? इसे समझने के लिए एक घूमते हुए झूले की कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप झूले के बीच में खड़े हैं और किनारे पर खड़े अपने दोस्त की तरफ एक गेंद फेंकते हैं। जब तक गेंद वहां पहुंचेगी आपका दोस्त घूमकर आगे जा चुका होगा। आपकी नजर में गेंद सीधी जाने के बजाय एक तरफ मुड़ गई। पृथ्वी भी एक विशाल घूमता हुआ झूला है। भूमध्य रेखा पर सतह बहुत तेजी से घूम रही है, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जबकि ध्रुवों पर यह गति लगभग 0 है। इसी गति के अंतर के कारण कोई भी चीज जो लंबी दूरी तय करती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या मिसाइल, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अविश्वसनीय। मतलब एक साधारण सा घुमाव इतने बड़े पैमाने पर असर डालता है। अब आते हैं दूसरी गति पर, परिक्रमण, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर पूरा करना। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतीफहमी दूर की गई है जो शायद हमें से कई लोगों को बचपन से थी। और वो गलतीफहमी मौसम से जुड़ी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर्दियों में हम सूर्य से दूर होते हैं और गर्मियों में पास। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन सच ठीक इसके उल्टा है। पृथ्वी का परिक्रमा पथ गोल नहीं बल्कि थोड़ा अंडाकार है। हाँ, और इसी वजह से पृथ्वी कभी सूर्य के सबसे करीब होती है जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, और कभी सबसे दूर जिसे एफिलियन कहते हैं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है, पेरिहेलियन यानी जब हम सूरज के सबसे करीब होते हैं वो 3 जनवरी के आसपास होता है। रुकिए, मतलब जब उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है तब हम असल में सूरज के सबसे करीब होते हैं, और 4 जुलाई के आसपास जब यहाँ भयंकर गर्मी होती है तब हम सबसे दूर होते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उल्टा है। तो फिर मौसम क्यों बदलते हैं? यही वो आहा मोमेंट है। इससे ये साफ हो जाता है कि मौसम का कारण सूर्य से दूरी नहीं है। असली कारण कुछ और है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव। अच्छा, झुकाव। इसे ऐसे समझिए, ये मायने नहीं रखता कि आप आग से कितनी दूर बैठे हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आग की सीधी गर्मी आप पर पड़ रही है या नहीं। पृथ्वी के झुकाव के कारण साल के अलग अलग समय पर सूर्य की सीधी सबसे शक्तिशाली किरणें अलग अलग हिस्सों पर पड़ती हैं। जब किरणें सीधी पड़ती हैं तो कम क्षेत्र में ज्यादा ऊर्जा केंद्रित होती है, जिससे गर्मी होती है। जब किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वही ऊर्जा बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे सर्दी होती है। तो अब हम पहेली के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये झुकाव ही मौसम बनाता है, और यहीं पर 2 खास शब्द आते हैं, संक्रांति और विषुव। ये सुनने में भारी लगते हैं, पर असल में ये साल के 4 खास दिन हैं जो इस झुकाव की कहानी बताते हैं। एकदम सही। चलिए संक्रांति से शुरू करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य का स्थिर खड़ा होना। ये तब होता है जब पृथ्वी का झुकाव या तो सीधे सूर्य की ओर होता है या उससे ठीक विपरीत,
21 जून को होती है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। इस दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है। इसका मतलब है कि सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और इसी वजह से ये उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है और गर्मियों की आधिकारिक शुरुआत होती है। जी, और इसी समय आर्कटिक सर्कल के अंदर 24 घंटे सूरज चमकता है, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। अब इसका ठीक उल्टा होता है 22 दिसंबर को, शीतकालीन संक्रांति पर। तब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से सबसे दूर झुका होता है। तो सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पड़ती हैं और यह हमारे लिए साल का सबसे छोटा दिन और सर्दियों की शुरुआत बन जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जैसे ऑस्ट्रेलिया में उस दिन साल का सबसे लंबा दिन और गर्मी का मौसम होता है। अब आते हैं विषुव पर, जिसका मतलब है बराबर रात। ये साल के वो 2 दिन हैं जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही उससे दूर। ये एक बीच की स्थिति है। मतलब इन दिनों में झुकाव का असर एक तरह से न्यूट्रल हो जाता है। बिल्कुल, और इन दोनों ही दिनों में सूर्य की सीधी किरणें ठीक भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ऐसा 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर, यानी 12-12 घंटे की हो जाती है। यही 4 दिन, 2 संक्रांतियां और 2 विषुव मिलकर हमारे मौसम का पूरा चक्र बनाते हैं। तो एक काल्पनिक ग्रिड से शुरू करके हमने समय के गणित को समझा और फिर पृथ्वी के उस अद्भुत झुकाव को जाना जो हमारे जीवन में मौसम के रंग भरता है। ये जानना सच में कमाल का है कि हम सब एक ऐसे खगोलीय नृत्य का हिस्सा है जो हमारे हर दिन, हर मौसम को तय करता है। ये ऑपरेटिंग मैनुअल तो सच में बहुत दिलचस्प है। ये सब कुछ आपस में इतनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी की। इसे आप पृथ्वी की वास्तुकला भी कह सकते हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी किताब के अध्यायों की तरह हैं, तो हम भी अध्याय दर अध्याय ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर की एक यात्रा पर ले जाता है। और इस यात्रा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह से जासूसी पर आधारित है। जासूसी? वो कैसे? क्योंकि हम असल में पृथ्वी के अंदर झांक नहीं सकते। आज तक का सबसे गहरा गड्ढा भी सिर्फ 12 किलोमीटर का है। अच्छा। हाँ, जो पृथ्वी की सतह पर एक खरोच भी नहीं है। तो हमारा सारा ज्ञान मतलब अप्रत्यक्ष है, जैसे हम भूकंपीय तरंगों को स्टडी करते हैं। तो ये एक तरह का प्लैनेटरी अल्ट्रासाउंड हुआ। बिल्कुल सही शब्द है। हम उन्हीं तरंगों से अंदर की तस्वीर बनाते हैं। वाह, तो चलिए इन सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। इन नोट्स में पृथ्वी की तुलना एक उबले अंडे से की गई है। हाँ, क्योंकि उसमें परतें होती हैं। सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है क्रस्ट यानी भूपरपटी, बिल्कुल अंडे के छिलके की तरह। सही। और ये छिलका हर जगह एक जैसा नहीं है। महाद्वीपों के नीचे ये काफी मोटा है और हल्की चट्टानों जैसे ग्रेनाइट से बना है, जिसे सियाल कहते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। हाँ, और वहीं महासागरों के नीचे ये पतला लेकिन भारी होता है, वो बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बना है। अच्छा, वो सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। बिल्कुल। घनत्व का यही फर्क तय करता है कि महाद्वीप ऊपर क्यों है और महासागर नीचे। मतलब महाद्वीप हल्के होने की वजह से ऊपर तैर रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत ही आसानी से समझ आ गया। तो छिलके के बाद आता है अंडे का सफेद हिस्सा यानी मैंटल। हाँ, जो करीब 2900 किलोमीटर मोटी परत है। लेकिन यहाँ एक बात मुझे वाकई हैरान कर गई। इसका ऊपरी हिस्सा एस्थेनोस्फीयर पूरी तरह ठोस नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो गाढ़े शहद या आप कह सकते हैं पिघलते हुए प्लास्टिक जैसा है, सेमी लिक्विड। अच्छा। और यही एस्थेनोस्फीयर हमारे ग्रह की सबसे जरूरी जगहों में से एक है। एक तरह से ये पृथ्वी की सतह का इंजन रूम है। इंजन रूम। हाँ, इसी अर्ध पिघली परत के ऊपर पृथ्वी की विशाल टेक्टोनिक प्लेटें तैरती हैं और खिसकती हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पूरे के पूरे महाद्वीप जैसे भारत, अफ्रीका, अमेरिका, ये सब शहद जैसी किसी चीज पर तैर रहे हैं? हाँ, मतलब हम सब इसी वक्त खिसक रहे हैं? लगभग आपकी उंगलियों के नाखून बढ़ने की रफ्तार से। और सारी भूगर्भीय हलचल, चाहे वो पर्वतों का बनना हो या भूकंप का आना, इसी परत की वजह से मुमकिन हो पाती है। ये तो कमाल है। और इस इंजन रूम के भी नीचे है अंडे की जर्दी यानी कोर, जो निकल और लोहे से बना है। हाँ, पर इसके भी 2 हिस्से हैं, बाहरी कोर और आंतरिक कोर, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कैसे? बाहरी कोर जो है वो पूरी तरह से तरल है, पिघले हुए लोहे का एक विशाल महासागर। पिघला हुआ लोहा? हाँ, और वो लगातार घूम रहा है। इसी के घूमने से एक डायनामो प्रभाव पैदा होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। यही वो चुंबकीय क्षेत्र है जो हमें सौर तूफानों से बचाता है ना? बिल्कुल, यही हमारा कवच है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। पर मेरा एक सवाल है, अगर बाहरी कोर तरल है तो आंतरिक कोर ठोस क्यों है? वो तो और भी ज्यादा गर्म होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आंतरिक कोर का तापमान सूरज की सतह जितना हो सकता है, लेकिन उस पर ऊपर की सारी परतों का इतना जबरदस्त दबाव है कि लोहा चाहकर भी पिघल नहीं पाता। वो ठोस रहने पर मजबूर है। वाह, मतलब गर्मी और दबाव की जंग में दबाव जीत जाता है। सही कहा। ठीक है, तो ये तो हुई पृथ्वी की परतें। अब चलते हैं उस चीज पर जिनसे बनी है, चट्टानें। हाँ, पृथ्वी की आत्मकथा के अक्षर। सबसे पहली है आग्नेय चट्टानें, जिन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। प्राथमिक
इसलिए क्योंकि बाकी सभी चट्टानें इन्हीं से बनती हैं। ये सीधे सीधे पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती हैं। और इनके ठंडा होने की रफ्तार से फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा। जब मैग्मा जमीन के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसे क्रिस्टल बनाने का पूरा समय मिलता है। तो बड़े बड़े दाने दिखते होंगे। बिल्कुल, जैसे ग्रेनाइट में। इन्हें इंट्रूसिव चट्टानें कहते हैं। और जब लावा ज्वालामुखी से निकलकर सतह पर तेजी से ठंडा होता है तब उसे क्रिस्टल बनाने का मौका ही नहीं मिलता। इससे बेसाल्ट जैसी एक्सट्रूसिव चट्टानें बनती हैं जो बहुत चिकनी होती हैं। और इनमें जीवाश्म मतलब फॉसिल्स तो नहीं मिल सकते। सवाल ही नहीं उठता। इतनी गर्मी में किसी भी जीव का कोई भी अवशेष बच ही नहीं सकता। तो फिर जीवाश्म मिलते कहाँ हैं? यहीं पर दूसरी तरह की चट्टानें आती हैं ना, अवसादी चट्टानें। हाँ, ये पृथ्वी की डायरी की तरह हैं। लाखों सालों तक नदियां और हवा, रेत, मिट्टी, कंकड़, मरे हुए जीवों के अवशेष सब बहा कर लाती हैं और जमा करती रहती हैं, परत दर परत। सही कहा। और समय के साथ ऊपर की परतों का दबाव नीचे की परतों को सीमेंट की तरह मजबूत कर देता है, जैसे बलुआ पत्थर या कोयला। और क्योंकि ये परतों में बनती हैं, इन्हीं में हमें डायनासोर से लेकर पुराने पौधों तक के जीवाश्म मिलते हैं। तो हमारे पास आग से बनी चट्टानें हैं और परतों वाली चट्टानें, लेकिन एक तीसरी किस्म भी है, कायांतरित चट्टानें। ये क्या है? नाम से तो लगता है जैसे किसी चट्टान का मेकओवर हो गया हो। ये बिल्कुल सही शब्द है, मेकओवर। जब कोई आग्नेय या अवसादी चट्टान बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में आती है, जैसे दो महाद्वीपों के टकराने पर। हाँ, तो वो पिघलती तो नहीं, लेकिन उसकी पूरी केमिस्ट्री और बनावट बदल जाती है। उसका काया पलट हो जाता है। कोई उदाहरण? सबसे शानदार उदाहरण है संगमरमर। संगमरमर? हाँ, एक साधारण सा चूना पत्थर जो एक अवसादी चट्टान है, जब गर्मी और दबाव में आया तो वो खूबसूरत संगमरमर में बदल गया। ताजमहल इसी से बना है। वाह, क्या शानदार उदाहरण है। तो हमने परतें समझ ली और वो किन चट्टानों से बनी है ये भी, लेकिन अब चलते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये सब स्थिर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक विशाल धीमी गति वाले डांस में है जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। और इस डांस को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सीधे पृथ्वी के कोर की गर्मी से। जैसे एक बर्तन में पानी गर्म करने पर नीचे का गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे जाता है। संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स। बिल्कुल। मेंटल में मैग्मा की यही धाराएं अपने ऊपर तैर रही टेक्टोनिक प्लेटों को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह धकेलती हैं। और जहां ये प्लेटें मिलती हैं वहां एक्शन होता है। 3 तरह की सीमाएं बताई गई हैं। पहली है अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। हाँ, यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो जमीन खिंचती होगी ना? हाँ, और बीच का हिस्सा पतला होकर टूट जाता है और नीचे से नया मैग्मा ऊपर आकर नई जमीन बनाता है। अटलांटिक महासागर के ठीक बीच में यही हो रहा है। 1 मिनट, तो अटलांटिक महासागर असल में बड़ा हो रहा है? हाँ, हर साल कुछ इंच चौड़ा हो रहा है। ये सोचना ही अजीब है। तो दूसरी सीमा इसकी उल्टी होगी, अभिसारी सीमा, जहां प्लेटें टकराती हैं। और ये हमारे ग्रह पर होने वाले सबसे जबरदस्त टकराव हैं। जब 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो जमीन किसी कार के बोनेट की तरह मुड़ जाती है और ऊपर उठ जाती है। और विशाल वलित पर्वत बनते हैं। बिल्कुल। हमारा हिमालय इसी तरह के एक महाटकराव का नतीजा है। और ये टक्कर आज भी जारी है। आज भी जारी है, इसीलिए हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। अविश्वसनीय। और तीसरी है रूपांतर सीमा। यहाँ क्या होता है? यहाँ प्लेटें ना टकराती हैं ना दूर जाती हैं, वो बस एक दूसरे से रगड़ते हुए अगल बगल से खिसकती हैं। तो यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं होते होंगे? नहीं, लेकिन इस रगड़ की वजह से चट्टानों में जबरदस्त तनाव पैदा होता है, और जब ये तनाव अचानक छूटता है तो शक्तिशाली भूकंप आते हैं। हाँ, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यही प्लेटों की हलचल वो मास्टर शिल्पकार है जो पृथ्वी पर बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स बनाती है। चलिए अब अगले अध्याय में इन लैंडफॉर्म्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले तो पर्वत ही आते हैं। हाँ, और वलित पर्वत सबसे आम है। इनमें भी युवा और पुराने होते हैं। अच्छा। हिमालय और आल्प्स जैसे युवा वलित पर्वत ऊंचे और नुकीले हैं क्योंकि वो अभी भी बन रहे हैं। और पुराने? जैसे भारत की अरावली, वो करोड़ों सालों की बारिश और हवा से घिसकर गोल और कम ऊंची रह गई है। अच्छा, इसके अलावा ब्लॉक पर्वत भी है और ज्वालामुखी पर्वत भी? हाँ, ब्लॉक पर्वत जमीन में दरार पड़ने से बनते हैं और ज्वालामुखी पर्वत तो सीधे सीधे जमे हुए लावा के ढेर हैं। पर्वतों के बाद आते हैं पठार, जिन्हें टेबल लैंड्स भी कहते हैं। ये ऊंची लेकिन सपाट जमीन होती है और आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये खनिजों के खजाने हैं, जैसे भारत का छोटा नागपुर पठार। और आखिर में मैदान, जो सबसे सपाट इलाके हैं और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं मैदानों में रहती है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये मैदान ज्यादातर नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। खेती और शहरों के विकास के लिए सबसे आदर्श। जैसे भारत का गंगा का मैदान सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो हमने धीमी गति से काम करने वाली ताकतों को देखा, लेकिन अब चलते हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, जो उन ताकतों के बारे में है जो अचानक और विनाशकारी रूप से दुनिया को बदल देती हैं। ज्वालामुखी और भूकंप। हाँ, तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में बस एक छेद है जहां से अंदर का दबाव पिघली चट्टान, गैस और राख के रूप में बाहर निकलता है। और यहाँ मैग्मा और लावा का फर्क समझना जरूरी है। हाँ, जब तक ये पिघली चट्टान जमीन के नीचे है ये मैग्मा है। जैसे ये सतह पर फूट पड़ती है ये लावा बन जाती है। और एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के 75% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर एक रिंग ऑफ फायर में है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। तो फिर क्या कारण है? याद है हमने अभिसारी सीमाओं की बात की थी, जहां एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती है और पिघल जाती है। हाँ, याद है। ये रिंग ऑफ फायर
उन्हीं सीमाओं की एक विशाल घोड़े की नाल जैसी चेन है। जहां जहां प्लेटें नीचे जाकर पिघल रही हैं, वहां वहां मैग्मा बनकर सतह पर ज्वालामुखी के रूप में फट रहा है। मतलब ये पृथ्वी के सबसे बड़े रिसाइकलिंग सिस्टम का सीधा नजारा है। बिल्कुल। और दूसरी ताकत है भूकंप। हाँ, जमीन का कांपना। ये चट्टानों में जमा हुए तनाव के अचानक रिलीज होने से होता है। और इसमें फोकस और एपिसेंटर क्या होते हैं? जमीन के अंदर जिस बिंदु पर चट्टान टूटती है और ऊर्जा निकलती है, उसे फोकस कहते हैं। और धरती की सतह पर ठीक उसके ऊपर वाले बिंदु को एपिसेंटर कहते हैं। और सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर पर ही होती होगी। हाँ, क्योंकि ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली तरंगे सीधे वहीं पहुंचती हैं। जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी की दुनिया में एक गहरी छानबीन कर रहे हैं। हमारे पास द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स से कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जी। और हमारा मिशन है पृथ्वी के इस अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली मौसम इंजन को समझना। मतलब हम ये जानेंगे कि हवाएं आखिर चलती क्यों हैं, मॉनसून कैसे काम करता है और कैसे प्रशांत महासागर में होने वाली एक छोटी सी हलचल भारत में सूखा या बाढ़ ला सकती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, पर हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इन सभी जटिल प्रणालियों को एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में समझें। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये आखिर है क्या? मतलब ये बनी कैसे? हमारा वायुमंडल, जिसे हम हवा कहते हैं, असल में गैसों का एक मिश्रण है। इसमें आप देखिए करीब 78% तो नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। और बाकी का जो 1% बचा? हाँ, उस 1% में आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई दूसरी गैसें हैं। सिर्फ 1%? और हम हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करते रहते हैं। मतलब इतनी कम मात्रा में होकर भी ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, मात्रा से ज्यादा उसका काम जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए एक तरह से जीवन है, और यही वो गैस है जो पृथ्वी को एक कंबल की तरह गर्म रखती है। अच्छा, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बिल्कुल, इसके बिना तो पृथ्वी एक बर्फीला गोला बन जाएगी। ओके, तो ये जो वायुमंडल है, ये कोई एक सिंगल परत नहीं है ना? मैंने पढ़ा है कि ये किसी केक की तरह परतों में बटा हुआ है। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे निचली परत, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ ये सारी मौसमी हलचल होती है, मतलब बादल, बारिश, तूफान, सब कुछ यही होता है। सब कुछ, उसे क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये सतह से करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक है। और जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते हैं, ये ठंडा होता जाता है? हाँ, हर किलोमीटर पर करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। अच्छा। फिर इसके ऊपर आता है समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर जेट विमान उड़ते हैं। और मशहूर ओजोन परत भी यही है। जी हाँ, ओजोन परत, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो ये एक तरह से पृथ्वी का अपना सनस्क्रीन है। बिल्कुल। और इसके बाद आता है मध्यमंडल या मीसोस्फेयर। ये पृथ्वी की सबसे ठंडी परत है। ज्यादातर जो उल्कापिंड आते हैं वो यहीं जलकर राख हो जाते हैं। वाह। और फिर सबसे भारी परतें? वो है तापमंडल यानी थर्मोस्फेयर, और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर, जहाँ हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं और जो फिर धीरे धीरे अंतरिक्ष में ही मिल जाती है। कमाल है। मतलब जमीन पर खड़े होकर हम एक बहुमंजिला सुरक्षा कवच के नीचे हैं। चलिए अब जमीन पर वापस आते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जो मौसम बनाती हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर, जिसे नोट्स में क्लाइमेटोलॉजी का एक गोल्डन रूल कहा गया है, जो तापमान और हवा के दबाव से जुड़ा है। हाँ, और ये बहुत सीधा साधा नियम है जो आप समझिए लगभग सब कुछ समझा देता है। अच्छा। नियम ये है कि तापमान और दबाव का उल्टा रिश्ता है। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर फैलती है और ऊपर उठती है। तो जाहिर है जमीन पर हवा का दबाव कम हो जाएगा, जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल। और जहां हवा ठंडी होती है वहां वो भारी होकर नीचे बैठती है, जिससे हाई प्रेशर बनता है। मतलब गर्म यानी हल्का और ऊपर उठना, ठंडा मतलब भारी और नीचे बैठना। एकदम सही। और इसी एक नियम से पृथ्वी पर विशाल प्रेशर बेल्ट्स बन गए हैं, जैसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। वहां साल भर सीधी गर्मी पड़ती है, तो वहां हमेशा एक स्थायी लो प्रेशर जोन बना रहता है। इसे डोल्ड्रम्स भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। पुराने जमाने में जब जहाज पाल से चलते थे तो इस इलाके में हवा इतनी शांत होती थी कि जहाज हफ्तों तक एक ही जगह फंसे रह जाते थे। अच्छा, तो स्टक इन द डोल्ड्रम्स मुहावरा यहीं से आया? जी, वहीं से आया। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, मैंने एक और पैटर्न देखा है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े रेगिस्तान, जैसे सहारा हो गया या अटाकामा, वो एक खास लैटिट्यूड पर एक लाइन में है। क्या ये बस एक इत्तेफाक? नहीं, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा लेना देना है। अच्छा। इक्वेटर से जो गर्म हवा ऊपर उठी थी, वो ऊपर जाके ठंडी होती है और करीब 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर वापस नीचे उतरती है। ओके। और नीचे उतरती हुई हवा कभी बारिश नहीं करती, बल्कि वो आसमान को साफ और मौसम को एकदम शुष्क बना देती है। तो आप ये कह रही हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों का बनना कोई संयोग नहीं, बल्कि ये पृथ्वी के एक विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का साइड इफेक्ट है। क्या बात है, ये इसे समझने का बिल्कुल सही तरीका है। ये एक विशाल वैश्विक एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही तो है। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, यही पवन है ना? बिल्कुल, यही हवा का चलना है। लेकिन एक सवाल है, अगर हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधी चलती है, तो नक्शों पर हवाओं को हमेशा घुमावदार क्यों दिखाते हैं? मतलब वो मुड़ क्यों जाती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए मुड़ जाती हैं क्योंकि जिस ग्रह पर हम हैं वो खुद घूम रहा है। पृथ्वी का घूमना? जी, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से एक आभासी बल पैदा होता है, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ये कोई असली धक्का नहीं है, बल्कि घूमती हुई सतह का असर है। अच्छा। इसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने रास्ते से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ओके,
तो यही करियोलिस फोर्स उन विशाल तूफानों जैसे हरिकेन या चक्रवात उनके घूमने की दिशा भी तय करता होगा। एकदम। और ये बनते कैसे हैं? ये देखिए, ये तब बनते हैं जब समुद्र के ऊपर एक बहुत इंटेंस लो प्रेशर का केंद्र बन जाता है। तो चारों ओर के हाई प्रेशर एरिया से हवा तेजी से उस केंद्र की ओर भागती है, लेकिन सीधी रेखा में नहीं। बल्कि कॉरियोलिस फोर्स के कारण घूमते हुए। बिल्कुल सही। हवा सीधी आने के बजाय उस लो प्रेशर केंद्र के चारों ओर गोल गोल घूमने लगती है और तेजी से ऊपर उठती है। और ऊपर उठती हुई नम हवा फिर बादल और बारिश, भयंकर बारिश और तूफानी मौसम पैदा करती है। उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत घूमते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। और जब मौसम बिल्कुल इसका उल्टा हो, मतलब साफ नीला आसमान, शांत हवा, तब क्या होता है? क्या वो भी किसी सिस्टम का हिस्सा है? बिल्कुल। उसे प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन कहते हैं। इसमें केंद्र में हाई प्रेशर होता है। ठीक है। तो हवा केंद्र से बाहर की ओर जाती है और ऊपर से ठंडी भारी हवा नीचे बैठती है। नीचे बैठती हवा गर्म होती है और बादलों को भी भाप बनाकर उड़ा देती है। तो नतीजा होता है एकदम साफ, स्थिर और शांत मौसम। जी। वाह। तो मतलब अगली बार जब शहर में कई दिनों तक एकदम साफ नीला आसमान रहे, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि हम एक विशाल अदृश्य हाई प्रेशर सिस्टम के नीचे हैं। ये तो कमाल है। हाँ, बिल्कुल। ये तो हुई तूफानों की बात, लेकिन भारत में एक ऐसी मौसमी घटना है जो महीनों चलती है और पूरे देश की एक तरह से कहें तो किस्मत तय करती है। मानसून। इसका क्या विज्ञान है? मॉनसून को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक बहुत बड़ी समुद्री हवा यानी जायंट सी ब्रीज की तरह देखना। एक बड़ी समुद्री हवा? हाँ, देखिए, गर्मियों में जमीन समुद्र के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म होती है। जाहिर है, रेगिस्तान की रेत पानी से तो जल्दी ही गर्म होगी, तो गर्म जमीन के ऊपर लो प्रेशर बन जाता होगा। और समुद्र जो अभी भी ठंडा है वहां हाई प्रेशर और हवा हमेशा हाई से लो की तरफ। अरे, तो इसका मतलब हवा समुद्र से जमीन की ओर चलेगी। बिल्कुल। और क्योंकि वो विशाल समुद्र के ऊपर से आ रही है, तो अपने साथ ढेर सारी नमी लाएगी। आप बिल्कुल समझ गए। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। ये नमी से लदी हवा जब भारत की जमीन पर पहुंचती है और हिमालय जैसे पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है, तो ठंडी होकर अपनी सारी नमी बारिश के रूप में गिरा देती है। एकदम सही। तो ये इतना बड़ा सिस्टम सिर्फ जमीन और पानी के गर्म होने की अलग अलग रफ्तार का नतीजा है। तो फिर सर्दियों में क्या होता है? ये सिस्टम उलट जाता है? बिल्कुल उलट जाता है। सर्दियों में जमीन समुद्र से ज्यादा तेजी से ठंडी होती है, तो अब जमीन पर हाई प्रेशर और समुद्र पर लो प्रेशर बनता है। तो अब सूखी ठंडी हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जी। इसे लौटता हुआ या उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी से थोड़ी नमी उठाकर तमिलनाडु के तट पर सर्दियों में बारिश करता है। ये तो वाकई में एक विशाल इंजन की तरह है जो हर 6 महीने में अपनी दिशा बदलता है। लेकिन मैंने सुना है कि कभी कभी ये इंजन गड़बड़ा जाता है। शायद यहीं पर एल नीनो और ला नीना आते हैं। हाँ, ये दोनों प्रशांत महासागर में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इनका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है, खासकर भारतीय मानसून पर। ओके। देखिए, सामान्य स्थिति में प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा जो दक्षिण अमेरिका के पास है वो ठंडा रहता है और पश्चिमी हिस्सा जो एशिया के पास है वो गर्म रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो एल नीनो में क्या असामान्य होता है? एल नीनो के दौरान ये पूरा पैटर्न गड़बड़ा जाता है। किसी कारण से पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है और समुद्र के तापमान में ये बदलाव पूरी दुनिया के हवा के पैटर्न को बिगाड़ देता है। और इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत तक पहुंचता कैसे? ये वैश्विक वायुमंडलीय सर्कुलेशन को, मतलब हवा के बहाव के पूरे सिस्टम को बाधित कर देता है। भारत के लिए इसका मतलब ये होता है कि मानसून लाने वाली हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। अच्छा। नतीजा ये होता है कि भारत में अक्सर कम बारिश होती है और सूखे की आशंका बढ़ जाती है। मतलब एक महासागर के एक कोने में पानी का गर्म होना दूसरे कोने में किसानों की फसल बर्बाद कर सकता है। जी, ये सच में चौंकाने वाला है। जी, ये बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो फिर ला नीना इसका ठीक उल्टा होगा? बिल्कुल। ला नीना के दौरान पूर्वी प्रशांत का पानी सामान्य से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये सामान्य पैटर्न को और मजबूत कर देता है, जो भारतीय मानसून के लिए अच्छी खबर है। तो मतलब ज्यादा और अच्छी बारिश। हाँ, तो एक सरल नियम है। एल नीनो भारतीय मानसून के लिए अक्सर बुरा, ला नीना भारतीय मानसून के लिए अक्सर अच्छा। ये सब कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और आज के दौर के सबसे बड़े विषय पर आते हैं, जलवायु परिवर्तन। हमने शुरू में ग्रीन हाउस प्रभाव की बात की थी कि वो पृथ्वी के लिए एक जरूरी कंबल है। तो फिर ये एक समस्या क्यों बन गया? प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव समस्या नहीं है, वो तो जीवन के लिए आवश्यक है। समस्या है बढ़ाया गया या एनहांस्ड ग्रीन हाउस प्रभाव। बढ़ाया गया? हाँ, हमारी मानवीय गतिविधियां, खासकर बिजली और गाड़ियों के लिए जीवाश्मी ईंधन मतलब कोयला, तेल, गैस जलाना, ये सब उन ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में रिकॉर्ड मात्रा में छोड़ रहा है। जी, तो हम उस प्राकृतिक कंबल को जरूरत से ज्यादा मोटा बना रहे हैं और ये मोटा कंबल अब जरूरत से ज्यादा गर्मी को रोक रहा है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आपने एकदम सही समझा। ये पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बिगाड़ रहा है। जितनी गर्मी अंतरिक्ष में वापस जानी चाहिए उतनी जा नहीं पा रही। और इसके परिणाम वो तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, वो बहुत गंभीर है। सबसे सीधा असर तो ध्रुवों पर जमी बर्फ और ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। वो तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जो मुंबई, कोलकाता जैसे तटीय शहरों के लिए एक सीधा खतरा है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा परिणाम है चरम मौसम की घटनाओं का बार बार होना। कहीं भीषण गर्मी की लहरें तो कहीं कुछ ही घंटों में बाढ़ ला देने वाली बारिश।
मौसम के पैटर्न ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर पड़ा होगा। निश्चित रूप से ये तीसरा बड़ा असर है, जैव विविधता का नुकसान। कई पेड़ पौधे और जीव जंतु इस तेजी से बदलते माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं। तो आज हमने अपनी यात्रा वायुमंडल की परतों से शुरू की, फिर तापमान और दबाव के उस गोल्डन रूल को समझा जिसने हमें हवाओं, रेगिस्तानों और चक्रवातों का राज बताया। और फिर हमने देखा कि कैसे मॉनसून और एल नीनो जैसी विशाल प्रणालियां आपस में जुड़ी हैं। ये सब यही दिखाता है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली कितनी जटिल और संवेदनशील है। हाँ, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जगह का छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया में तरंगे पैदा कर सकता है। ये एक विशाल जीवित सिस्टम की तरह है। तो अब चलते हैं अगले अध्याय पर। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे हमें समुद्र की सतह के नीचे की दुनिया में ले जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम जमीन की दुनिया से कहीं कम जानते हैं। बिल्कुल, जमीन की तरह ही समुद्र का तल भी उबड़ खाबड़ और बहुत जटिल है। इसे सबमरीन रिलीफ या समुद्री उच्चावच कहते हैं। हाँ, जिसका सीधा मतलब है समुद्र के नीचे की जमीन कैसी दिखती है। तो चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम समुद्र तट से गहरे पानी की ओर चल रहे हैं, तो इसे परत दर परत समझते हैं। हम 4 मुख्य क्षेत्रों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जिस हिस्से पर कदम रखेंगे वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट। मतलब ये महाद्वीप का ही डूबा हुआ किनारा है। बिल्कुल, ये बहुत उथला होता है और इसकी ढलान भी बहुत हल्की होती है। और उथला होने की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी पहुंचती होगी। हाँ, और यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। सूरज की रोशनी तल तक पहुंचती है, इसलिए ये पूरा इलाका प्लैंकटन और मछलियों से भरा होता है। अच्छा, और इतना ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी यहीं मिलते हैं। तो ये शेल्फ एक तरह से समुद्र का सबसे व्यस्त और प्रोडक्टिव हिस्सा हुआ, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस शेल्फ के बाद क्या आता है? ढलान अचानक बदल जाती है। हाँ, शेल्फ के बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय ढाल। ये एक बहुत ही खड़ी ढलान है जो हमें सीधे गहरे समुद्र के तल तक ले जाती है। और मैंने सुना है कि यहाँ पनडुब्बी घाटियां मतलब सबमरीन कैनियंस भी मिलती हैं। हाँ, मिलती हैं। कुछ तो ग्रैंड कैनियन से भी बड़ी होती हैं। वाह, तो इस ढलान से नीचे उतरकर हम पहुंचते हैं कॉन्टिनेंटल राइस पर, जो एक तरह से जमा हुई तलछट का ढेर है। सही। और उसके बाद हम पहुंचते हैं असली गहरे समुद्र में, एबिसल प्लेन यानी वितलीय मैदान पर। ये बेहद विशाल, सपाट और गहरे क्षेत्र हैं, लगभग 3000 से 6000 मीटर गहरे। और ये महीन कीचड़ और लाल मिट्टी से ढके होते हैं। एक तरह से समुद्र का असली तल यही है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना? हाँ, क्योंकि सपाट मैदान के बीच में भी बहुत कुछ है। जैसे कि मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक लचेस। ये क्या है? पानी के नीचे के पहाड़। हाँ, ये पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत प्रणाली है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। फिर हैं खाइयां मतलब ट्रेंचेस। ये महासागर के सबसे गहरे हिस्से हैं, जैसे प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच। ये लगभग 11 किलोमीटर गहरी है, मतलब माउंट एवरेस्ट भी इसमें पूरा डूब जाएगा। हाँ, और उसकी चोटी भी सतह से 1 किलोमीटर नीचे होगी। कमाल है। और हमें सी माउंट और गुयोट को नहीं भूलना चाहिए। सही कहा। सी माउंट नुकीली चोटी वाले पानी के नीचे के ज्वालामुखी हैं। और गुयोट? गुयोट सपाट चोटी वाले सी माउंट है, मतलब वो ज्वालामुखी जिनकी चोटी लहरों से घिसकर सपाट हो गई है। तो अब जब हमने तल को समझ लिया है तो चलिए पानी की बात करते हैं, मतलब महासागरों की। वैसे तकनीकी रूप से तो एक ही विश्व महासागर है, पर हम उसे 5 मुख्य बेसिन में बांटते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर करता है, और यहीं पर रिंग ऑफ फायर भी है, जहां बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। फिर है अटलांटिक महासागर। इसका आकार एस जैसा है और व्यापार के लिए ये सबसे व्यस्त महासागर है। और हिंद महासागर, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। हाँ, और यहाँ मॉनसून के साथ धाराओं की दिशा भी बदल जाती है, जो बहुत अनोखी बात है। और फिर हैं दक्षिणी और आर्कटिक महासागर, सबसे ठंडे, जो क्रमशः अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुव के आसपास है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, समुद्र और महासागर में क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। महासागर पानी के विशाल खुले पिंड हैं, जबकि समुद्र महासागरों के ही छोटे हिस्से होते हैं, जो आंशिक रूप से जमीन से घिरे होते हैं, जैसे भूमध्य सागर या अरब सागर। बिल्कुल। ठीक है, तो अब महासागरों के अंदर की नदियों के बारे में बात करते हैं, जिन्हें हम महासागरीय धाराएं या ओशन करंट्स कहते हैं। ये पानी की विशाल राशियां हैं जो एक तय दिशा में चलती हैं और हमारे वैश्विक जलवायु को कंट्रोल करती हैं। और ये 2 तरह की होती हैं, है ना? गर्म और ठंडी। हाँ, गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं, और ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इन धाराओं का हमारी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। कोई उदाहरण? अटलांटिक महासागर की गर्म गल्फ स्ट्रीम धारा, वो यूरोप को गर्म रखती है। अगर वो न होती तो पश्चिमी यूरोप बहुत ठंडा होता। और वहीं आर्कटिक से आने वाली ठंडी लैब्राडोर धारा तटीय इलाकों को ठंडा कर देती है। इसी तरह प्रशांत महासागर में कुरुशियो एक गर्म धारा है और ओयाशियो एक ठंडी धारा है। और जहां ये गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां क्या होता है? वो जगह वो दुनिया की सबसे अच्छी मछली पकड़ने की जगह बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लैंकटन की भरमार हो जाती है, जैसे गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर धारा के मिलने की जगह। अच्छा। दूसरी तरफ ठंडी धाराओं का एक और असर होता है, ये रेगिस्तान बनाती हैं। हाँ, एक तरह से। ठंडी धाराएं अपने पास के तटीय क्षेत्रों में बारिश नहीं होने देती,
इससे अक्सर रेगिस्तान बनते हैं। जैसे अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान के पास बहने वाली ठंडी बेंगुएला धारा। बिल्कुल वही। तो समुद्र हमेशा गति में रहता है, लेकिन लोग अक्सर लहरों, ज्वार भाटा और सुनामी के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इस अंतर को साफ करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लहरें, वेव्स, ये हवा के पानी की सतह पर घर्षण से बनती हैं, है ना? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पानी के कण असल में आगे नहीं बढ़ते, वो बस एक गोले में घूमते हैं। सिर्फ ऊर्जा आगे बढ़ती है। सही। तो फिर ज्वार भाटा मतलब टाइड्स का कारण क्या है? ये हवा तो नहीं है? नहीं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, मुख्य रूप से चंद्रमा का और कुछ हद तक सूर्य का। तो दिन में 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। आमतौर पर, हाँ। और इसमें भी 2 प्रकार हैं, स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स ये कब आते हैं? ये तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या पर। तो इस समय खिंचाव ज्यादा होता है और ज्वार सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल। और दूसरे होते हैं नीप टाइड्स। ये कब आते हैं? ये तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो खिंचाव बढ़ जाता है और ज्वार सबसे कमजोर या सबसे नीचे होता है। एकदम सही। और फिर है सुनामी। ये जानना बहुत जरूरी है कि सुनामी हवा या ज्वार भाटे के कारण नहीं आती। बिल्कुल नहीं। सुनामी का कारण समुद्र के नीचे कोई बड़ी हलचल है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या कोई बड़ा भूस्खलन। और सुनामी का व्यवहार बहुत अलग होता है ना? बहुत अलग। गहरे समुद्र में ये एक जेट विमान की गति से चलती है, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है। तो पता ही नहीं चलता। हाँ, महसूस करना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही ये तट के पास पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई नाटकीय रूप से बढ़ जाती है, कभी कभी 30 मीटर से भी ज्यादा। हाँ, और यही इसे इतना विनाशकारी बनाता है। तो बात करते हैं समुद्र के सबसे खूबसूरत और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, जिन्हें समुद्र के वर्षावन भी कहा जाता है। ये नाम क्यों? क्योंकि ये समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी पानी के नीचे की संरचनाएं हैं, जिन्हें कोरल नाम के छोटे जीव बनाते हैं। और इन जीवों को पॉलिप्स कहते हैं। हाँ, और सबसे आकर्षक बात यह है कि ये पॉलिप्स ज़ुक्सेंथेले नाम के सूक्ष्म शैवाल के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते हैं। सहजीवी संबंध मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं। बिल्कुल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के जरिए कोरल को भोजन और उसका सुंदर रंग देता है, और बदले में कोरल उसे रहने के लिए सुरक्षित घर देता है। सही। तो इन कोरल्स को बढ़ने के लिए कुछ खास परिस्थितियों की जरूरत होती होगी। हाँ, गर्म पानी लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, उथला पानी ताकि शैवाल को धूप मिल सके, और साफ पानी। हाँ, ताकि कीचड़ से उनका मुंह बंद न हो, और खारा पानी। हाँ, ये भित्तियां 3 मुख्य प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? पहली है फ्रिंजिंग रीफ, जो सीधे तट से जुड़ी होती है, जैसे लाल सागर में है। दूसरी है बैरियर रीफ, जो तट से एक गहरे लैगून से अलग होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है। बिल्कुल। और तीसरी है एटोल। एटोल ये एक अंगूठी के आकार की चट्टान होती है, जो एक लैगून को घेरे रहती है। हाँ, और ये तब बनती है जब कोई द्वीप डूब जाता है। ये मालदीव और लक्षद्वीप में बहुत आम है। लेकिन ये खूबसूरत संरचनाएं खतरे में हैं। मैंने कोरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये होता क्या है? जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो कोरल्स तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में वो अपने अंदर रहने वाले शैवाल मतलब ज़ुक्सेंथेले को बाहर निकाल देते हैं। तो इससे कोरल का रंग चला जाता है और वो सफेद हो जाता है। हाँ, और अगर पानी जल्दी ठंडा नहीं होता तो कोरल मर जाता है। बायोजियोग्राफी यानी जैव भूगोल पर कुछ बहुत दिलचस्प नोट्स हैं जी। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में चीजें जहां हैं वहां क्यों हैं। मतलब पोलर बेयर आर्कटिक में ही क्यों और पेंगुइन एंटार्क्टिक में ही क्यों? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये नोट्स एक और गहरे सवाल से शुरू होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। हम सब जानते हैं कि जंगल क्या होते हैं, पर इन नोट्स में एक शब्द है वर्जिन वेजिटेशन। हाँ, वर्जिन वेजिटेशन। आज के जमाने में जहां इंसान हर जगह पहुंच गया है, क्या सच में ऐसी वर्जिन यानी अछूती वनस्पति कहीं बची भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और सच कहूं तो असली वर्जिन वेजिटेशन अब शायद ही कहीं बची हो। अच्छा। सिवाय कुछ बेहद दुर्गम इलाकों के, जैसे हिमालय के बहुत ऊंचे हिस्से या अमेज़न के घने अंदरूनी जंगल। तो जो हम देखते हैं वो क्या है? ज्यादातर जगहों पर जो हम देखते हैं वो प्राकृतिक तो है, मतलब खुद उगी है, लेकिन उस पर इंसानी असर साफ दिखता है। लेकिन फिर भी ये समझना कि अगर इंसान न होता तो कहाँ क्या उगता, वो हमें एक तरह से धरती के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने में मदद करता है। धरती का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये समझने में दिलचस्प है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा नियम क्या है? इन नोट्स में एक गोल्डन रूल का जिक्र है। बिल्कुल, ये गोल्डन रूल बहुत सीधा साधा है, पर यही सब कुछ तय करता है। अच्छा। किसी भी जगह की कुदरती हरियाली कैसी होगी, ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करता है। वो क्या है? वहां कितनी गर्मी पड़ती है और वहां कितनी नमी है, यानी तापमान और बारिश। बस सिर्फ 2 चीजें? ये तो कमाल है। मतलब बस गर्मी और बारिश का डेटा देखकर हम बता सकते हैं कि दुनिया के किस कोने में जंगल होंगे और कहाँ रेगिस्तान? मोटे तौर पर बिल्कुल। इसका एक बहुत सरल सा फॉर्मूला है। बताइए। या फिर रेगिस्तान ही मिलेगा। और जहां गर्मी की जगह जमा देने वाली ठंड हो, वहां टुंड्रा बनता है। टुंड्रा। हाँ, जहां सिर्फ काई और लाइकेन जैसी चीजें ही जिंदा रह पाती हैं। कमाल है। मतलब बस गर्मी और बारिश ही पूरी दुनिया की हरियाली का कोड तय करते हैं।
तो इस कोड के हिसाब से अमेज़न जैसे जो दुनिया के सबसे घने जंगल हैं, हाँ, अमेज़न। वो कहाँ फिट होते हैं? वहाँ ऐसा क्या खास है? आपने बिल्कुल सही जगह से पकड़ा। हम्म। ये हमें जंगलों के पहले और सबसे शानदार प्रकार पर ले आता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास के गर्म इलाकों में होते हैं। अच्छा। अमेज़न बेसिन, अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन, ये सब इसी में आते हैं। यहाँ साल के 12 महीने भयंकर गर्मी और लगभग रोजाना बारिश होती है। तो सदाबहार का मतलब हुआ कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक समझे, क्योंकि यहाँ कोई सूखा मौसम होता ही नहीं, इसलिए पेड़ों को अपनी पत्तियां गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो साल भर हरी भरी रहती हैं। लेकिन इन जंगलों की असली खासियत है इनकी बनावट। ये किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह होते हैं जिसमें अलग अलग मंजिलें हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये तो मैंने कभी नहीं सुना जंगलों के बारे में। हाँ, देखिए, सबसे ऊपर लगभग 150-200 फीट की ऊंचाई पर कुछ विशालकाय पेड़ होते हैं जो बाकी सबसे ऊपर निकल जाते हैं। इसे कहते हैं इमर्जेंट लेयर। ओके। उसके नीचे आती है मुख्य कैनोपी, एक मोटी घनी छत जहां ज्यादातर पेड़ों की टहनियां और पत्तियां आपस में गुंथ जाती हैं। अच्छा। और ये इतनी घनी होती है कि सूरज की 80% रोशनी को नीचे जाने से रोक लेती है। 80%? मतलब जमीन पर तो लगभग अंधेरा ही रहता होगा। बिल्कुल। कैनोपी के नीचे अंडर स्टोरी लेयर होती है जहां कम रोशनी में उगने वाले छोटे पेड़ और झाड़ियां होती हैं। और सबसे नीचे होता है फॉरेस्ट फ्लोर, जो हमेशा गीला, नम और अंधेरे में डूबा रहता है। और हर मंजिल पर रहने वाले जानवर भी अलग। एकदम, किसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की तरह। ज्यादातर बंदर, स्लॉथ, सांप और रंग बिरंगे पक्षी ऊपर कैनोपी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। एक मिनट, सदाबहार वन हमेशा हरे रहते हैं, ये समझ आया। लेकिन इन नोट्स में दूसरे तरह के जंगल हैं, पर्णपाती या डिसिडुअस। जी, पर्णपाती। इनमें ऐसा क्या होता है कि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? ये तो एक तरह से पेड़ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इतनी मेहनत से बनाई पत्तियां गिरा दी। ये नुकसान नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक बहुत होशियार रणनीति है। रणनीति? हाँ, पर्णपाती वन उन इलाकों में होते हैं जहां साल भर एक जैसा मौसम नहीं रहता, जैसे भारत के बड़े हिस्से। मानसून वाले इलाके। बिल्कुल। यहाँ एक मौसम होता है जब जमकर बारिश होती है, और फिर महीनों लंबा एक सूखा मौसम आता है। उस सूखे मौसम में जमीन में पानी की कमी हो जाती है। सही बात है। अब पेड़ अपनी पत्तियों से लगातार पानी भाप बनाकर उड़ाते रहते हैं, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अगर सूखे में भी वो ऐसा करते रहें तो वो पानी की कमी से मर जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो एक तरह से अपने सिस्टम को कुछ महीनों के लिए शट डाउन कर देते हैं ताकि पानी बचा सकें। एकदम सही। हाँ। पत्तियां गिरा देना पानी बचाने का सबसे कारगर तरीका है, इसीलिए इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत में कौन से पेड़ हैं ऐसे? भारत में मिलने वाले सागौन यानी टीक, साल, नीम, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ये जंगल सदाबहार वनों जितने घने नहीं होते और जमीन तक थोड़ी रोशनी पहुंचती है। इसीलिए यहाँ बाघ, हाथी, तेंदुए जैसे बड़े जानवर जमीन पर ज्यादा पाए जाते हैं। सागौन और साल, ये तो भारत में फर्नीचर के लिए सबसे मशहूर लकड़ियां हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी वजह से जंगलों की बहुत कटाई हुई है। तो क्या इन जंगलों पर इंसानी असर सबसे ज्यादा पड़ा है? निस्संदेह है, क्योंकि ये जंगल आर्थिक रूप से बहुत कीमती लकड़ी देते हैं और ये इंसानी बस्तियों के ज्यादा करीब भी हैं। अच्छा। तो इन पर दबाव हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। सदाबहार वनों में पहुंचना और वहां से लकड़ी निकालना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। अब एक और तरह के पर्णपाती वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन या टेम्परेट डिसीजर्स। जी। क्या ये भी पानी बचाने के लिए पत्तियां गिराते हैं? वजह थोड़ी अलग है। ये मतलब ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं, जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका। यहाँ पानी की कमी नहीं होती, लेकिन सर्दियां बहुत बर्फीली और कठोर होती हैं। तो फिर पत्तियां क्यों गिराते हैं? अगर पेड़ों पर पत्तियां रहेंगी तो बर्फ उन पर जम जाएगी और अपने वजन से टहनियों को तोड़ देगी। ओ, ये बात है। साथ ही जमे हुए पानी को जड़ें सोख नहीं सकती, इसलिए ये पेड़ सर्दियों के आने से ठीक पहले पतझड़ में अपनी पत्तियां गिराकर एक तरह की हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और फिर आते हैं शंकुधारी वन यानी कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिन्हें टाइगा भी कहते हैं। हाँ, टाइगा। ये तो और भी ठंडी जगहों जैसे साइपेरिया और कनाडा में मिलते हैं। ये अपनी पत्तियां क्यों नहीं गिराते? क्योंकि इन्होंने खुद को उस माहौल के लिए और भी बेहतर तरीके से ढाल लिया है। कैसे? पहली बात, इनका आकार, वो क्रिसमस ट्री जैसा तिकोना या शंकु मतलब कोन जैसा होता है। हाँ, देखा है। इससे इन पर बर्फ जमा नहीं होती, फिसलकर नीचे गिर जाती है। ये तो बड़ा स्मार्ट डिजाइन है। और इससे भी ज्यादा स्मार्ट उनकी पत्तियां हैं। वो चौड़ी ना होकर सुई जैसी पतली और नुकीली होती हैं। अच्छा। इन पर मोम जैसी एक परत भी होती है। इसका फायदा यह है कि इनसे पानी का वाष्पीकरण यानी ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है। ये एक बर्फीले रेगिस्तान में जीने जैसा है, जहां पानी तो चारों तरफ है पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो ये पेड़ प्यासे ना मर जाएं, इसलिए उन्होंने खुद को ऐसा बनाया है। वाह, मतलब प्रकृति में हर डिजाइन के पीछे कोई ना कोई बहुत गहरी वजह है। बिल्कुल। जंगल तो समझ आ गए, पर उन जगहों का क्या जहां जंगल उगने के लिए पर्याप्त बारिश नहीं होती, लेकिन इतनी कम भी नहीं होती कि रेगिस्तान बन जाए? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर आते हैं दुनिया के विशाल घास के मैदान या ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स? ये एक तरह से जंगल और रेगिस्तान के बीच की दुनिया है और ये इंसानी सभ्यता के लिए बेहद जरूरी साबित हुए हैं। इन्हें नोट्स में दुनिया का अनाज का कटोरा भी कहा गया है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है और जंगलों की तरह ही घास के मैदान भी दो तरह के हैं। अच्छा। पहले हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ये वर्षा वनों के किनारों पर मिलते हैं, जैसे अफ्रीका में। इन्हें हम सबने डिस्कवरी चैनल पर देखा है। दूर दूर तक फैली घास और बीच बीच में कुछ अकेले खड़े पेड़। अफ्रीका का सवाना, जहां ज़ेब्रा, जिराफ और शेर घूमते हैं। वही।
सवाना तो सब जानते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये एक तरह का बैटल ग्राउंड है। बैटल ग्राउंड मतलब? अगर बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाए तो ये जंगल बनने लगता है, और अगर थोड़ी कम हो जाए तो ये रेगिस्तान में बदल सकता है। ये हमेशा एक नाजुक संतुलन पर टिका होता है। वाह। यहाँ की घास बहुत लंबी और मोटी होती है, जैसे एलिफेंट ग्रास। अफ्रीका में इसे सवाना कहते हैं, लेकिन ब्राजील में इसका नाम कैंपोस है। और वेनेजुएला में लानोस? जी, वेनेजुएला में लानोस। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन जगहों की पहचान बन गए हैं। दूसरे कौन से? दूसरे हैं शीतोष्ण घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां गर्मियां बहुत गर्म और सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ की घास छोटी, नरम और बहुत पौष्टिक होती है। और पेड़? और यहाँ पेड़ लगभग नहीं होते हैं, जिससे ये खेती और पशुपालन के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बन जाते हैं। इनके भी अलग अलग नाम है ना? मैंने प्रेरी और पंपास के बारे में सुना है। हाँ, और ये नाम याद रखने लायक हैं। उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरी कहते हैं, प्रेरी। अर्जेंटीना में पाम्पास, यूरेशिया में मतलब रूस और मध्य एशिया में स्टेपीज, स्टेपीज। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और ये नाम सिर्फ भूगोल की किताबों में नहीं है, ये तो संस्कृतियों की पहचान है। बिल्कुल। प्रेरी का नाम सुनते ही अमेरिकी काउबॉय और मक्के के विशाल खेत याद आते हैं। स्टेपीज का नाम चंगेज खान और उसके घुमंतू साम्राज्यों की याद दिलाता है। सही बात है। ये घास के मैदान सिर्फ इकोसिस्टम नहीं बल्कि इंसानी इतिहास के विशाल मंच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वनस्पति सिर्फ एक स्टेज तैयार करती है, उस पर कहानी तो जानवर और इंसानी लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा स्टेज वैसे ही एक्टर, यानी जैसी वनस्पति वैसे ही जानवर। ये कनेक्शन बिल्कुल सीधा और बहुत मजबूत है। वन्य जीवों का वितरण पूरी तरह से उनके घर यानी हैबिटेट पर निर्भर करता है। जैसे ध्रुवीय इलाकों के जानवरों को देखिए, पोलर बेयर और सील के शरीर पर मोटी फर और चर्बी की एक मोटी परत होती है, जिसे ब्लबर कहते हैं। हाँ, इंसुलेशन के लिए। जी, ये उन्हें जमा देने वाली ठंड में इंसुलेशन देती है। वहीं रेगिस्तान के जानवरों जैसे ऊंट और रैटल स्नेक दिन की भयानक गर्मी से बचने के लिए निशाचर होते हैं। रात में एक्टिव रहते हैं। हाँ, और दिन में बिलों में या छांव में आराम करते हैं। और उन वर्षावनों का क्या, जहाँ जमीन पर अंधेरा और नमी थी? तो वहां ज्यादातर जानवर आर्बोरियल होते हैं, यानी पेड़ों पर ही रहते हैं। अच्छा। क्योंकि जमीन पर खाना भी कम है और खतरा भी ज्यादा। ओरेंगुटान, टूकेन पक्षी, पेड़ पर रहने वाले मेढक, ये सब ऊपर ही रहते हैं। ये सब पेड़ों पर ही पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं। हर जीव अपने पर्यावरण का आईना है। ये सब एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ा है, लेकिन ये सारी विविधता, ये सारा संतुलन अब खतरे में है। हाँ। इन नोट्स का आखिरी हिस्सा संरक्षण यानी कंजर्वेशन पर है। हाँ, और यहीं पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की बात आती है। बायोडाइवर्सिटी का सीधा सा मतलब है पृथ्वी पर जीवन की कुल वैरायटी। इसके 3 स्तर होते हैं। पहला आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक। जैसे एक ही प्रजाति में कुत्तों को ले लीजिए, लैब्राडोर से लेकर पग तक कितनी वैरायटी है। सही बात है। दूसरा प्रजाति विविधता, यानी एक इकोसिस्टम में कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। और तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता, मतलब जंगल, रेगिस्तान, पहाड़। जी, पूरी धरती पर कितनी अलग अलग तरह की दुनियाएं हैं। और इन नोट्स में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी जिक्र है। तो ये हॉटस्पॉट एक तरह से दुनिया के सबसे कीमती और सबसे ज्यादा खतरे वाले इकोलॉजिकल खजाने हैं। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। बिल्कुल यही है। ये वो इलाके हैं जहां प्रजातियों की भरमार है, लेकिन इंसानी गतिविधियों की वजह से उनके खत्म होने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। भारत में भी हैं ऐसे हॉटस्पॉट्स? बिल्कुल, दुनिया भर में ऐसे 36 हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं और भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय इसी लिस्ट में आते हैं। तो इस अनमोल खजाने को बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? मुख्य रूप से 2 रणनीतियां हैं। पहली है स्वस्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू मतलब ऑन साइट या उसी जगह पर। इसमें हम जानवरों को उनके कुदरती घर में ही बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाना। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम सिर्फ एक प्रजाति जैसे बाघ को नहीं बचाते, बल्कि उसके पूरे घर को बचाते हैं। मतलब पूरा इकोसिस्टम। हाँ, जंगल, घास के मैदान, नदियां और उसमें रहने वाले हजारों दूसरे जीव जंतुओं को भी। ये पूरे इकोसिस्टम को बचाने का तरीका है। और अगर किसी प्रजाति का घर ही सुरक्षित ना बचा हो या वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हो, तब क्या करते हैं? तब हम दूसरी रणनीति अपनाते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट। जी, उस जगह से बाहर। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को बाहर निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे। एक्स सिटू संरक्षण भी कुछ ऐसा ही है। ये एक इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन है। अच्छा, तो चिड़ियाघर मतलब जूज और बोटेनिकल गार्डन इसी का हिस्सा हुए? जी, इसमें हम उस प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से निकालकर एक सुरक्षित इंसानी देखरेख वाले माहौल में रखते हैं, ताकि उसकी आबादी को फिर से बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। चिड़ियाघर, सीड बैंक जहां पौधों के बीजों को सहेजा जाता है, और जीन बैंक, ये सब एक्स सिटू संरक्षण के ही उदाहरण हैं। अब चलते हैं अगले चैप्टर पर। आज हम एक तरह से एक जासूसी मिशन पर हैं। सवाल यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग जो खाना खाते हैं, जो घर बनाते हैं, उसका मास्टरमाइंड कौन है? हमारे पास अ ग्लोबल एटलस ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन रीजन्स के कुछ अंश हैं, और सुराग ये है कि जवाब हवा, पानी और सूरज के खेल में छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम अपनी जांच भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से शुरू करेंगे और एक एक करके परतें हटाते हुए ध्रुवों तक जाएंगे। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ तापमान और बारिश का एक पैटर्न किसी जगह की पूरी कहानी लिख देता है। मतलब कहाँ घने रहस्यमयी जंगल होंगे और कहाँ दूर दूर तक फैले घास के मैदान। और सबसे बड़ी बात,
इसी पैटर्न ने तय किया है कि इंसान वहां कैसे जिएगा, क्या उगाएगा। ये सब एक अदृश्य धागे से बहुत मजबूती से बंधा हुआ है। तो हमारी पड़ताल का पहला मुकाम है भूमध्य रेखीय जलवायु, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये दुनिया की कमर पे बंधी एक गर्म और नम बेल्ट की तरह है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और नीचे अमेज़न, कांगो, इंडोनेशिया सब इसी में आते हैं। यहाँ की सबसे अजीब बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ सर्दी का मौसम ही नहीं है। बिल्कुल, यहाँ मौसम का मतलब सिर्फ एक ही है, गर्म और उमस भरा। तापमान पूरे साल लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टिका रहता है। कोई सर्दी गर्मी नहीं। कुछ नहीं। और बारिश, वो भी मेहमान नहीं बल्कि घर की सदस्य है, लगभग हर रोज होती है। हाँ, मैंने 4 o'clock शावर्स के बारे में पढ़ा है। ये तो बड़ा अजीब है कि बारिश का भी एक फिक्स टाइम है। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे जमीन एक बड़ा सा स्टोव है जो सुबह से पानी को उबालकर भाप बनाता है और वो भाप दोपहर तक बरस जाती है। हाँ, आपने एकदम सटीक पकड़ा। भूगोल की भाषा में इसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ये एक रोजाना का चक्र है जो कभी नहीं रुकता, और इसी कभी न रुकने वाली गर्मी और नमी का नतीजा है यहाँ के उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। सेल्वास। हाँ, सेल्वास। ये जंगल नहीं बल्कि एक बहुमंजिला इमारत है जहाँ पेड़ सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से होड़ करते हुए आसमान की तरफ भागते हैं। अच्छा। महोगनी और इबोनी जैसे ऊंचे और कीमती पेड़ यहीं मिलते हैं। तो फिर ऐसी जगह पर इंसानी जिंदगी कैसी होती होगी, जहां न मौसम बदलता है न फसल काटने का कोई तय मौसम होता है? यही सबसे अनोखी बात है। इस उमस और मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण यहाँ आबादी बहुत कम है। कांगो के पिग्मी जैसी जनजातियां आज भी यहाँ रहती हैं। उनका जीवन हमारी तरह कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि फसल का कोई चक्र नहीं है, तो वो पारंपरिक रूप से शिकारी रहे हैं। या फिर झूम खेती करते हैं? हाँ, झूम खेती, जिसमें जंगल के एक छोटे हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की और फिर जमीन को आराम देने के लिए आगे बढ़ गए। ये माहौल के साथ जीने का एक टिकाऊ तरीका है। तो हमने देखा कि जहां बारिश लगातार और भरोसेमंद होती है वहां जिंदगी एक ही लय में चलती है। लेकिन क्या हो अगर बारिश साल में सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही आए और बाकी साल गायब रहे? यही सवाल हमें हमारी अगली मंजिल यानी मॉनसून की दुनिया में ले जाता है। हाँ, अब हम 10 से 25 डिग्री अक्षांश पर हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में। यहाँ का पूरा खेल हवाओं के बदलने पर टिका है। ये एक सालाना ड्रामा है। गर्मियों में समंदर की नम हवाएं जमीन की तरफ दौड़ती हैं और झमाझम बारिश लाती हैं, और सर्दियों में हवाएं पलट जाती हैं जमीन से समंदर की तरफ और मौसम सूखा। बिल्कुल। और इसी वजह से यहाँ 3 अलग अलग मौसम है, सर्दी, गर्मी और बरसात। एक चक्र जो हर साल दोहराया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ के पेड़ भी इसी चक्र के हिसाब से जीते हैं। एकदम। यहाँ के पर्णपाती वन मतलब डिसिडुअस फॉरेस्ट प्रकृति के सबसे बड़े जुआरी हैं। जुआरी? हाँ, वो हर साल सूखे मौसम में अपने सारे पत्ते गिराकर एक दांव खेलते हैं, इस भरोसे पर कि मानसून लौटेगा। अगर मानसून फेल हो जाए तो ये दांव बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसी एक सालाना दांव पर करोड़ों लोगों की खेती और अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। जी, सागौन और साल जैसे मजबूत पेड़ इसी जुए के माहिर खिलाड़ी हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ इतनी घनी आबादी है, जमीन उपजाऊ है और मानसून के भरोसे खेती हो जाती है, खासकर चावल की। हाँ। यहाँ जिंदगी एक लय में नहीं बल्कि एक इंतजार में चलती है, मानसून का इंतजार। चलिए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर मानसून का जुआ और भी ज्यादा जोखिम भरा हो जाए तो, मतलब बारिश और भी कम और अविश्वसनीय हो जाए, तब क्या होगा? तब हम पहुंचते हैं सवाना जलवायु में। ये वर्षावन और रेगिस्तान के बीच की एक, कह सकते हैं कि संक्रमणकालीन दुनिया है। अफ्रीका का सूडान और ब्राजील के ऊंचे पठार इसके बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ बारिश सिर्फ गर्मियों के कुछ महीनों में होती है, और वो भी मानसून जितनी नहीं। और सर्दियां लंबी और सूखी। हाँ, और इसी कम बारिश का नतीजा है यहाँ का लैंडस्केप। दूर दूर तक ऊंची घास और बीच बीच में अकेले खड़े पेड़। मैंने पढ़ा है कि यहाँ की एलिफेंट ग्रास 15 फीट तक ऊंची हो सकती है, बिल्कुल। और यही घास का समंदर इस जगह को दुनिया का प्राकृतिक चिड़ियाघर बनाता है। अच्छा। आप सोचिए, घने जंगलों में ज़ेब्रा और जिराफ जैसे बड़े शाकाहारी जानवर क्या खाएंगे? उन्हें छिपने के लिए जगह भी चाहिए और खाने के लिए घास भी। सवाना उन्हें ये दोनों चीजें देता है, इसीलिए इसे बिग गेम कंट्री कहते हैं। हाँ, यहाँ की पूरी खाद्य श्रृंखला इसी घास पर टिकी है। और यहाँ के पेड़ भी बड़े अजीब हैं, जैसे बाओबाब का पेड़, जिसका तना बोतल जैसा फूला हुआ होता है। वो सिर्फ दिखने में अजीब नहीं है, वो एक जीता जागता पानी का टैंक है। पानी का टैंक? जी। वो अपने तने में हजारों लीटर पानी जमा कर लेता है ताकि लंबी सूखी सर्दियों में जिंदा रह सके। ये इस माहौल में जीने का एक शानदार तरीका है। इसी तरह पूर्वी अफ्रीका की मसाई जनजाति को देखिए। उनकी पूरी संस्कृति, उनके गाने, उनकी सामाजिक संरचना, सब कुछ मवेशियों के इर्द गिर्द घूमता है। और मवेशी निर्भर हैं सवाना की इसी खास घास पर। बिल्कुल। तो आप देखिए, मौसम का एक छोटा सा पैटर्न एक पूरी संस्कृति की नींव कैसे रखता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी पैटर्न देखा उसमें गर्मियां गीली और सर्दियां सूखी थी। लेकिन क्या हो अगर कोई जगह इस नियम को ही तोड़ दे? दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां सब कुछ उल्टा है, गर्मियां एकदम सूखी और बारिश सिर्फ सर्दियों में होती है। अब आप बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु की, जो दुनिया की सबसे अनोखी और पसंदीदा जलवायु में से एक है। ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर मिलती है, जैसे इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया। केप टाउन भी? हाँ, केप टाउन भी। इसका गोल्डन रूल है, गर्म,
धूप वाली सूखी गर्मियां और हल्की नम सर्दियां। लेकिन ये उल्टा क्यों है? हवा का ऐसा कौन सा खेल है जो गर्मियों में बारिश को रोक देता है? इसका राज हवा की बदलती पेटियों में छिपा है। गर्मियों में व्यापारिक पवनें मतलब ट्रेड विंड्स इन इलाकों के ऊपर से गुजरती हैं जो जमीन से आती हैं और सूखी होती हैं। लेकिन सर्दियों में सूरज की स्थिति बदलने से हवा की पेटियां खिसक जाती हैं और पछवा पवनें यानी वेस्टर्लीज इनकी जगह ले लेती हैं। और वो समुद्र के ऊपर से आती हैं। हाँ, इसलिए नमी से भरी होती हैं और सर्दियों में बारिश करती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर गर्मियां पूरी तरह सूखी होती हैं तो यहाँ के मशहूर फलों के बागान जैसे जैतून और अंगूर बिना पानी के कैसे जिंदा रहते हैं? बेहतरीन सवाल। यहाँ के पेड़ पौधों ने खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किया है। उनकी छाल मोटी होती है, पत्तियां छोटी और मोम जैसी होती हैं, ताकि गर्मी में कम से कम पानी भाप बनकर उड़े। अच्छा, पानी बचाने के तरीके हैं ये सब। हाँ, इसीलिए इस क्षेत्र को दुनिया का फलोद्यान कहते हैं। यहाँ खट्टे फल, जैतून और खासकर अंगूर खूब होते हैं। और जहाँ अंगूर होंगे वहाँ वाइन तो बनेगी ही। बिल्कुल, ये जलवायु वाइन बनाने के लिए एकदम सही है। आपने एक दिलचस्प बात कही कि ये जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलती है। अब हम एक और ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जो हमेशा पश्चिम में ही मिलता है, लेकिन वो इसका बिल्कुल उल्टा है। गर्म रेगिस्तान, सहारा, थार, अटाकामा, ये सब पश्चिम में ही क्यों है? विशाल समुंदर के ठीक बगल में दुनिया की सबसे सूखी जगह है। ये तो बड़ी अजीब विडंबना है। ये प्रकृति के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है और इसके पीछे दो बड़े कारण एक साथ काम करते हैं। पहला तो वही व्यापारिक पवनें जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। जब तक वो महाद्वीप के पश्चिमी किनारे तक पहुंचती हैं, वो अपनी सारी नमी रास्ते में ही खो चुकी होती हैं। और दूसरा कारण? दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी कारण है इन पश्चिमी तटों के पास बहने वाली ठंडी महासागरीय धाराएं। ये ठंडे पानी की नदियां हवा को इतना ठंडा कर देती है कि भाप बनकर बादल बन ही नहीं पाते। हवा में नमी तो होती है, लेकिन वो बारिश में नहीं बदल पाती। अच्छा, इसे कोस्टल डेजर्ट कहते हैं, जैसे अटाकामा। तो यहाँ के पौधों ने सूखेपन से बचने के लिए क्या जुगाड़ निकाला है? यहाँ तो जीरोफाइटिक पौधे मिलते हैं। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, जीरोफाइटिक यानी ऐसे पौधे जो रेगिस्तान प्रूफ हैं। इन्होंने कम पानी में जीने के लिए कमाल के तरीके विकसित किए हैं। जैसे कैक्टस को ही लीजिए, उसने पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटों में बदल दिया। और उसकी जड़ें? उसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी जाती हैं। यहाँ जीवन का एक ही मंत्र है, पानी बचाओ और पानी ढूंढो। और यही मंत्र यहाँ के इंसानों पर भी लागू होता है। सहारा के बेदुइन जैसे खानाबदोश लोग पानी और चारे की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं। मतलब स्थायी जीवन सिर्फ नखलिस्तान, ओएसिस के आसपास ही संभव है। हाँ, जहाँ जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है। और अब हम अपनी यात्रा के सबसे मुश्किल, सबसे चरम पड़ाव पर आ गए हैं। सच कहूं तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई यहाँ कैसे रहता होगा। हम बात कर रहे हैं टुंड्रा की, पृथ्वी का विशाल फ्रीजर। आर्कटिक सर्कल के पार उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया का बर्फीला इलाका। यहाँ की जमीन ही अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ परमाफ्रॉस्ट होता है, जिसका मतलब है कि सतह के कुछ इंच नीचे की जमीन हमेशा साल के 12 महीने पत्थर की तरह जमी रहती है। हमेशा। यहाँ सर्दियां बहुत लंबी, अंधेरी और बेरहम होती हैं। कई महीनों तक सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं आता। लेकिन गर्मियों में तो सूरज 24 घंटे चमकता है, जिसे मिडनाइट सन कहते हैं। फिर भी यहाँ पेड़ क्यों नहीं उगते? क्योंकि वो गर्मियां नाम मात्र की होती हैं। तापमान बमुश्किल कुछ डिग्री प्लस में जाता है, जो सिर्फ सतह की बर्फ पिघलाने के लिए काफी है, लेकिन उस जमी हुई परमाफ्रॉस्ट को नहीं पिघला सकता। अच्छा, तो जड़ें गहरी जा ही नहीं सकती। बिल्कुल, और बिना गहरी जड़ों के कोई बड़ा पेड़ टिक नहीं सकता। इसलिए यहाँ सिर्फ काई, लाइकेन और छोटी छोटी झाड़ियां ही उग पाती हैं, वो भी गर्मियों के कुछ हफ्तों के लिए। तो इस बंजर और जमी हुई दुनिया में लोगों ने जीना कैसे सीखा? यहाँ के लोग जैसे उत्तरी अमेरिका के इनुइट ने इस माहौल के साथ तालमेल बिठाने में महारत हासिल की है। जब आसपास लकड़ी नहीं है तो घर कैसे बनेगा? उन्होंने बर्फ से ही घर बनाना सीख लिया, जिसे हम इग्लू कहते हैं। कमाल है। वे सील और वॉलरस जैसे समुद्री जीवों का शिकार करते हैं, जिनकी चर्बी उन्हें गर्म रखती है और ऊर्जा देती है। उनका पूरा जीवन चक्र इस चरम जलवायु के इर्द गिर्द बुना गया है। ये इंसानी अनुकूलन का एक अद्भुत उदाहरण है। तो इस सब का मतलब क्या है? भूमध्य रेखा के उमस भरे जंगलों से लेकर ध्रुवों की जमी हुई जमीन तक की इस जासूसी में हमने पाया कि असली मास्टरमाइंड तो जलवायु ही है। ये सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं, बल्कि एक वास्तुकार है जो तय करता है कि जमीन कैसी दिखेगी, उस पर क्या उगेगा, कौन से जानवर रहेंगे और इंसान कैसे अपनी जिंदगी जिएगा। ये सिर्फ भूगोल के तथ्य नहीं है। हर जलवायु क्षेत्र इंसानी अनुकूलन की एक अविश्वसनीय कहानी कहता है। कैसे लोगों ने हजारों सालों में इन चरम स्थितियों में रहना, खाना और अपनी पूरी संस्कृति को विकसित करना सीखा है। चाहे वो मानसून पर दाव लगाते किसानों, सवाना के मवेशी पालक हो या बर्फीले टुंड्रा के शिकारी। हर कोई अपनी जलवायु की कहानी कह रहा है और ये हमें आज के समय के एक बहुत महत्वपूर्ण विचार पर लाकर छोड़ देता है। जब हमने देखा कि जलवायु हर क्षेत्र को कितनी गहराई से आकार देती है, तो एक पल के लिए सोचिए, जब जलवायु परिवर्तन इन हजारों साल पुरानी स्थापित रेखाओं को धुंधला करना शुरू कर देगा, तो इन अनूठी मानव संस्कृतियों और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों का क्या होगा? अब मिलते हैं